दिन था 5 जुलाई 2016 का। नासा के अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों के बीच खुशी की लहर थी, क्योंकि नासा के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष मुसाफिर सफलतापूर्वक बृहस्पति ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसने अपनी खोज से इस ग्रह और उसके चंद्रमाओं को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में आज हम अनोखी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जूनो स्पेसक्राफ्ट की जर्नी और उसके द्वारा की गई खोजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे पहली बार बृहस्पति ग्रह को इतने करीब से देखने वाले इस मिशन ने ऐसा क्या देखा और क्या ऑब्जर्व किया कि इस मिशन ने वैज्ञानिकों को इसके बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ी। इस मिशन के बाद किस तरह का मिशन बृहस्पति पर भेजने वाला है नासा, और किस प्रकार जूनो मिशन इस नए अभियान में हमारी सहायता करेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को हमारे सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर का अध्ययन करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह स्पेसक्राफ्ट कई आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और कैमरा से लैस था, जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और उसके अद्भुत और विचित्र मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। जुपिटर ग्रह एक गैस का बहुत बड़ा गोला है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। अभी तक किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे करीब 79 मून्स का पता चला है, और जो आगे भी बढ़ सकते हैं। अध्ययन के दौरान जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं में वैज्ञानिकों को सबसरफेस लिक्विड ओशियन वोल्केनोज का पता चला है, जहां शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। ये इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रह, उनके मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और दूसरे सोलर बॉडीज इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे। अपने इतने विशाल का आकार की वजह से हमारे सौरमंडल के निर्माण और उसे शेप देने में सूर्य के बाद सबसे बड़ा हाथ जुपिटर का ही रहा है। ऐसे में हम इस ग्रह के निर्माण, मून्स और उसके इवोल्यूशन का अध्ययन कर हमारे सौरमंडल के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। जुपिटर ग्रह का सबसे पहला अध्ययन 1970 के दशक में लॉन्च किए गए पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 जैसे मिशनों ने अपने फ्लाईबाई के दौरान किया था। इन मिशनों ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई रोचक तस्वीरें और जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके जरिए वैज्ञानिकों को पहली बार इस ग्रह का इतनी करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। जिसके बाद 1989 में जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया। यह जुपिटर ग्रह पर भेजा गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, जिसका मुख्य मकसद इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसका करीबी से अध्ययन करना था। करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद गैलीलियो मिशन सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और करीब 8 सालों तक इस ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा। पर इस मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारी ने वैज्ञानिकों के सामने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स को लेकर कई और ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा एक ऐसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट की जरूरत थी, जिसमें ऐसे आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और कैमरास मौजूद हों जो जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का और भी करीबी से और भी विस्तार से अध्ययन कर सके। और यह अस्तित्व में आया नासा का महत्वाकांक्षी जूनो मिशन। जूनो मिशन को सिलेक्ट किया गया। पहले इस मिशन को 2009 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण इसकी लॉन्चिंग में 2 साल की देरी हो गई। 2 साल के डिले के बाद आखिरकार जूनो स्पेसक्राफ्ट प्रोब को 5 अगस्त 2011 को एटलस V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था और इसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च मास करीब 3625 किलोग्राम था। जूनो आउटर सोलर सिस्टम में जाने वाला पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है। इसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया गया है। इसमें 3 बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं। जूनो को जुपिटर ग्रह तक सफर तय करने में 5 सालों का समय लग गया, और यह स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 में करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद आखिरकार जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर ग्रह का अपना पहला फ्लाईबाय पूरा किया। फर्स्ट फ्लाईबाय के दौरान जुपिटर और जूनो के बीच फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ, जिस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी केवल 4200 किलोमीटर ही बची थी। अक्टूबर 2016 को जूनो के सेकंड क्लोज अप्रोच के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण क्लोज अप्रोच के 13 घंटे पहले यह सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक उसके सेकंड क्लोज अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर कर इसकी स्पीड को बढ़ाकर इसके ट्रेजेक्टरी को बदला जाना था।
इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिनों से घटकर सिर्फ 14 दिनों का रह जाता। अगर ये सफल हो जाता तो जूनो स्पेसक्राफ्ट 20 महीने के अंदर जुपिटर ग्रह के 37 ऑर्बिटल फ्लाईबाय को पूरा कर सकता था। लेकिन 19 अक्टूबर को इस इंजन में आई गड़बड़ी की वजह से तय समय पर जूनो के मेन इंजन को फायर नहीं किया जा सका, जिसके चलते 14 दिनों के प्लान को कैंसिल कर 53 दिनों के प्लान को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण 37 ऑर्बिट्स के बजाय 20 महीने के अंदर जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के सिर्फ 12 ऑर्बिट को ही पूरा कर पाया। पर अच्छी बात यह थी कि एक्सट्रीम रेडिएशन और हराश एनवायरनमेंट के बावजूद जूनो का सिस्टम और सभी इंस्ट्रूमेंट बेहतर स्थिति में थे और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने जूनो मिशन की लाइफ को जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। जूनो का बढ़ा गया मिशन भी पिछले साल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फ्यूचर क्या है ये जानने से पहले हम उन चीजों के बारे में जानना है जिसकी खोज जूनो ने की है। जुपिटर ऑर्बिट में दाखिल होने के 1 महीने बाद ही जूनो ने जुपिटर के स्ट्राइप्स से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की। इस खोज के अनुसार जुपिटर की पहचान बन चुके स्ट्राइप्स दरअसल जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक फैले हुए हैं। अगस्त महीने में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के नॉर्थ पोल की पहली तस्वीर भेजी और साथ ही हमें पहली बार जुपिटर ग्रह के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। जूनो मिशन ने हमें पहली बार जुपिटर ग्रह में आने वाली अरोरास का करीबी से अध्ययन करने का मौका दिया, जिसमें हमें यह पता चला कि हमारे पृथ्वी पर आने वाले अरोरास से काफी अलग होते हैं। साथ ही इसने पहली बार जुपिटर ग्रह के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी। जिसके बाद इस मिशन ने जुपिटर ग्रह पर होने वाले लाइटनिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी, जिससे इस फेनोमेना के बारे में वैज्ञानिकों को और बेहतर तरीके से अध्ययन करने में सहायता मिली। इन सभी डिस्कवरीज के साथ ही जूनो ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई शानदार तस्वीरें भी ली, जिससे हमें धरती पर बैठे बैठे इस ग्रह के और उसके चंद्रमाओं का करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। जुलाई 2021 में जूनो का एक्सटेंडेड मिशन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद नासा ने जूनो मिशन का कार्यकाल सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके एक्सटेंडेड मिशन के अंतर्गत अब जूनो स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मिशन जुपिटर ग्रह के इनर मून्स गैनीमेड, यूरोपा और आईओ के फ्लाईबाय को अंजाम देना है और उनके बारे में जरूरी तस्वीरें और डेटा को जुटाना होगा। हम जानते हैं क्या होने वाला है इस मिशन के साथ। गैनीमेड मिशन के बाद जूनो यूरोपा मून के फ्लाईबाय को सितंबर 2022 तक अंजाम देगा। यूरोपा के फ्लाईबाय को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड घटकर केवल 38 दिनों का रह जाएगा। इस फ्लाईबाय के दौरान यूरोपा और जूनो के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी सिर्फ 320 किलोमीटर रहने की संभावना है। यूरोपा के बाद दिसंबर 2023 में जूनो आईओ मून के पहले फ्लाईबाय को पूरा करेगा और इन दोनों के बीच सेकेंड फ्लाईबाय फरवरी 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। इस फ्लाईबाय के दौरान इन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच 1500 किलोमीटर की रहेगी। नासा ने जूनो मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को डी ऑर्बिट कर इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ मिनटों में ही खुद को जलाकर खत्म कर लेगा। हालांकि इस प्लान को 2018 में पहले मिशन के कंप्लीट होते ही लागू किया जाना था, लेकिन इस मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। फिर भी ऐसी उम्मीद है कि 2025 में मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को इसी प्लान के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में खत्म होने के पहले जूनो मिशन जुपिटर ग्रह और उसके मून से जुड़ी और कई और खुलासे कर सकते हैं। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।